हेलो दोस्तों। आपके सामने दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आपके पूछे गए हैं। अगर आप यूपीएससी सीएपीएफ यानी असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम होगा वो उसको देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। बस दोस्तों आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है। उसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, क्या क्या पैटर्न होता है। एक सजेशन मैं आपको दूंगा। आपको दोस्तों सीडीएस के, एनडीए के और सीएपीएफ के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना उनको लगा लीजिए। डेफिनेटली कहता हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे जो 6 अगस्त को एग्जाम होने वाला है। तो आपको सभी के सभी क्वेश्चन को उनको हल करके चलना है जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि रिपीटेटिव सवाल पूछती है यूपीएससी सीडीएस के अंदर। और एनडीए से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के अंदर, जो भी क्वेश्चन आपसे मिले उनको अच्छे से उनको रेडी करना है, अच्छे से उनको तैयार करना है। तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मैं भी करूंगा दोस्तों आपकी तैयारी में कि किस प्रकार से यूपीएससी सवाल पूछती है, कैसे आपके साइंस से क्वेश्चन पूछती है, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले समय में मैं आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लेके आता रहूं। इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अर्धचालक डिवाइस है। अर्धचालक डिवाइस यानी सेमीकंडक्टर के बारे में आपसे पूछा गया है, जिसका प्रयोग मूल संकेतों की शेप को बनाए रखते हुए आगामी संकेतों की सिग्नल की शक्ति बढ़ाने के लिए किया गया है या किया जाता है। रजिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, फ्लिप फ्लॉप है या डायोड है। आप इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों, आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इसका आंसर होगा ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर का कार्य क्या होता है, वो क्या करते हैं दोस्तों, वो जो बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसको कमजोर करते हैं। उसमें जहाँ जैसे धारा प्रभावित हो रही है कहीं पर भी अगर ट्रांजिस्टर हम लगा देते हैं ना, आपने देखा होगा कहीं पर भी, आपने अपनी कॉमन लाइफ में जरूर देखा होगा कि किस प्रकार से ट्रांजिस्टर का जो उपयोग होता है वो बिजली को कंट्रोल करने के लिए होता है। अब इसका आंसर दोस्तों आप दे पाएंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों ट्रांजिस्टर होते क्या है। ये है दोस्तों इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब अगर आप कंडक्टर को देख सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और आयरन, ये आप कंडक्टर देख पा रहे हैं। और सेमीकंडक्टर को आप देख पा रहे हैं, सिलिकॉन है। सिलिकॉन का काम ही होता है दोस्तों इनको बिजली को कंट्रोल करना, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना। ठीक है, ये आप इंसुलेटर यानी कि जो अचालक होते हैं, यानी कि आप कुचालक भी इनको कह सकते हैं, हिंदी में इनको कुचालक कहते हैं। तो ये है दोस्तों इंसुलेटर। ठीक है, अब इंसुलेटर हो गए और सेमीकंडक्टर हो गए और आपके कंडक्टर हो गए। ठीक है, समझ में आ गई। डिफ्रेंशिएट करके चलना है, आने वाले समय में आपसे इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, ध्यान रखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछा गया है आपसे, वे जीव क्या कहलाते हैं जो उच्च लवणता सांद्रता आवास में रहना पसंद करते हैं। क्या वो एल्कीफाइल है, कैल्सीफ्यूज है, हेलोफाइल है, नाइट्रोफाइल है। दोस्तों आपको इन सब चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पर रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या क्या है, तो उनको ध्यान रखना है। इसको आंसर को मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेलोफिल्स। अब हेलोफिल्स दोस्तों ऐसे होते हैं जो कि आपकी सांद्रता या आवास में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अब एल्कीफाइल क्या होते हैं, कैल्सीफ्यूज क्या आते हैं, ये भी आपको अच्छे से इनको एनालाइज करना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा देख लीजिए आप कि बायोटिक और एबायोटिक क्या क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग क्या होती है, लिविंग थिंग क्या होती है, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगिस और प्रोटिस्टा। ये सभी के सभी इनको अच्छे से नाम इनको याद करके जाना है, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन उसका पूछा गया है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन हमेशा रिपीट करती है यूपीएससी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये लाइन का लाइसोसोम यानी पाचन जो एंजाइम होते हैं उससे पूछा गया है। पाचक एंजाइम से भरी कोशिका की थैली है। इस पाचक एंजाइमों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है। गोल्गी काय, चिकनी अंतर्द्रव्यी जलिका, रुक्ष अंतर्द्रव्यी जलिका या स्वयं लैंगिकाय। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये क्या होती है दोस्तों, ये एक झिल्ली होती है यूकेरियोट्स में जो पाई जाती है। आपको पता होगा प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक क्या क्या होते हैं, एक तो पादप के लिए होता है, एक जंतु के लिए होता है। जो जंतु होता है ना दोस्तों, यानी कि हमारे एनिमल होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। उनके अंदर क्या होता है, ये सेल होती हैं। अब सेल में हमें अच्छे से उसका अध्ययन करके जाना है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है। जो सेल होती है कि सेल वॉल के अंदर आपकी प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है या नहीं होती है, उसको अच्छे से डिफरेंशिएट करना है। दोनों को आपको सामने रख लेना है, सेल वॉल और आपकी प्लांट वॉल, जो आपकी सेल होती है
और आपकी जो प्लांट सेल होती है, जो आपकी एनिमल सेल होती है, दोनों को अच्छे से उनको एनालाइज करके जाना है, क्योंकि इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्रोक्योरिटिक है और यूकेरियोटिक है, ये अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, ये कैसे बने होते हैं, क्या क्या इनका काम होता है, कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियाइड होता है, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब इसका थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। यह केंद्रक के साथ एक अंतर संबंधी बनाता है, या प्रोटीन संश्लेषण में भी मदद करता है। जो हमारे शरीर के अंदर दोस्तों प्रोटीन होता है ना, उसके संश्लेषण को कार्य करने में भी मदद करता है। कौन करता है? RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें आपसे पूछा गया है फसल के किस्मों के वंचित गुणों की समाविष्टि करने की एक विधि, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिड आपने सुना होगा, कभी ना कभी नाम देखा होगा, अपनी कॉमन लाइफ में जरूर नाम सुना होगा कि कोई बीज है, कोई बीज का हाइब्रिड कर दिया। उसके उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करते हैं दोस्तों? उसके डीएनए में परिवर्तन करते हैं। कोई बीज होता है, उसके डीएनए में परिवर्तन करके हमने उससे जो उसकी कमियां थी उसको निकाल लिया और उसको अच्छे से उगने दिया। अब हमने क्या किया कि उस चीज़ को हमने एक मॉडिफाई करके अब बना दिया। ठीक है, उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन इस प्रक्रिया में आनुवंशिक रूप से असमान पादपों के मध्य संकरण यानी क्रॉसिंग कराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से क्रॉसिंग संकरण का जो श्रेणी में नहीं आती है? अब ये दोस्तों 4 प्रकार की श्रेणी होती है। अब इनको आपको ध्यान रखना है, क्या क्या होती हैं दोस्तों, ये भी आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण, इसको हिंदी में कहते हैं संकरण। इसमें क्या होता है, नए पौधे प्राप्त होते हैं दोस्तों, जो आने वाले समय में जब वो उगेंगे तो वो बेहतर से गुण, उनके अच्छे गुण होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन अच्छे हो उनके। ठीक है, जैसे उन पर कोई रोग ना लगे। ठीक है, जब वो उगाए जाते हैं उन पर कोई भी रोग ना लगे, उसको हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, ये होते तो वो ही हैं जो आपकी सिंपल जो बीज वगैरह होते हैं वो सिंपल ही होते हैं, लेकिन उनको अच्छे से मॉडिफाई करके, उनको अच्छे से हाइब्रिड करके उनको बनाया जाता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है दोस्तों? असमान पौधों के बीच एक क्रॉसिंग होती है। इसका उदाहरण दे देता हूं मैं, जैसे हमारी अंतर्वर्ती होती है। अंतर्वर्ती का मतलब क्या होता है? अंतर्वर्ती यानी कि इंटावेरिटल, आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इंटावेरिटल का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक ही प्रजाति की दो अलग अलग किस्मों के बीच संकरण करते हैं, यानी हाइब्रिडेशन करते हैं। एक ही प्रजाति के दो अलग अलग किस्म होते हैं। कैसे? मैं गेहूं का उदाहरण लेता हूं। अब गेहूं की एक बीज है, गेहूं के बीज के अंदर दोस्तों किस्म तो आपको एक ही देखने को मिलेगी, लोग, लेकिन उनके अंदर डिफरेंट मिलेगा आपको। डिफरेंट कैसा? कि कोई तो एक बीज अच्छे से पैदावार दे रहा है, कोई एक अच्छे से पैदावार नहीं दे रहा है, उसको हाइब्रिडाइजेशन कह देते हैं। ठीक है, गेहूं के अलग अलग प्रजातियां। अब इंटरजेनिक भी होते हैं दोस्तों, अलग अलग प्रजातियों के बीच एक अलग अलग संकरण होता है, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होता है दोस्तों। बांझ के साकार में भेड़ बकरी के अलग अलग होता है दोस्तों, जैसे भेड़ और बकरी होती है। भेड़ दोस्तों अलग होती है और बकरी अलग होती है। इनके अंदर क्या होता है? इंटरजेनिक होता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों एक और होता है अंतर्जेनी, एक अंतर्भाषी होता है। इसमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये भी सब आपको ध्यान रखने हैं। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब आवश्यकता के अनुरूप पादप पोषक तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्व और वृद्धत्व पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, उनको किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृद्धत्व पोषक तत्व का उदाहरण है? यानी कि आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट बताना है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है। इसका आंसर दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इसको आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैग्नीशियम। अब क्या होते हैं ये होते क्या हैं, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। पौधों में क्या होता है, उनको पोषक तत्व चाहिए होते हैं कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनको अच्छे से ग्रो करने के लिए उनके अंदर एक न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से होते हैं? अब दोस्तों दो प्रकार के मैंने आपको बताए हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व और वृद्धत्व पोषक तत्व। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आपको कैल्शियम देखने को मिलेगा और मैग्नीज देखने को मिलेगा। ठीक है, मैग्नीशियम यानी कि आपको देखने को मिलेगा और कैल्शियम देखने को मिलेगा। आपको इसका आंसर मिल गया होगा। ये होते हैं दोस्तों वृद्धत्व पोषक तत्व। ठीक है, मैग्नीशियम का कार्य क्या होता है दोस्तों? ये अपने रूप में अवशोषित करता है द्विसंयोजक के रूप में।
क्लोरोफिल जो आपने सुना होगा, जब क्लोरोफिल होती है, जो क्लोरोफिल आपको सूर्य के प्रकाश से मिलती है, उनके पत्तियों करते हैं, वो क्लोरोफिल वर्णक के संश्लेषण की भूमिका निभाता है। ये क्लोरोफिल के उसमें भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? मैग्नीशियम निभाता है। ये श्वसन और प्रकाश के संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होता है, और एंजाइम जो होते हैं, जो पादप एंजाइम होते हैं, उनको सक्रिय बनाता है। दोस्तों मैग्नीशियम ही एक वृद्धत्व पोषक तत्व होता है। इसके साथ साथ एक और होता है जो कि कैल्शियम होता है, वो भी एक मैक्रोन्यूट्रेंट होता है। अब दोस्तों इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करते हैं। ये सूक्ष्म पोषक तत्व दोस्तों ये कौन कौन से होते हैं? जैसे मैग्नीज है, तांबा है, जिंक है, बोरॉन है, क्लोरीन है। ये सभी के सभी आपके यानी कि माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया? आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना इतना है कि कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रेंट होते हैं, कौन से माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं। ठीक है, इनका काम आपको समझ में आ जाना चाहिए कि माइक्रोन्यूट्रेंट और मैक्रोन्यूट्रेंट, जैसे हमारे शरीर को दोस्तों प्रोटीन की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को आपको वसा की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से दोस्तों जो प्लांट होते हैं ना, उनके लिए भी माइक्रोन्यूट्रेंट और न्यूट्रेंट वगैरह की आवश्यकता होती है। इनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें 4 कक्ष युक्त हृदय होते हैं, 4 चैम्बर वाले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 4 चैम्बर हार्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमारे शरीर में हृदय के अंदर, हमारे शरीर के अंदर 4 चैम्बर हैं। अब इसी प्रकार से दोस्तों जो अलग अलग प्राणी हैं, अलग अलग जो जैसे मछली है, जो रेप्टाइल्स वगैरह हैं, जो आपके समुद्र में रहते हैं, उनके अलग अलग चैम्बर होते हैं, जो उनके हृदय होते हैं उनके अलग अलग होते हैं। जैसे मछली के 2 ही हृदय होते हैं, और रेप्टाइल्स के अंदर दोस्तों 3 होते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक अपवाद है कि क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, लेकिन उसके हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। जैसे मनुष्य के होते हैं, इसी प्रकार से क्रोकोडाइल के होते हैं, यानी मगरमच्छ के होते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रोकोडाइल है जो उसके 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार से उनको भी तैयार करना है कि कौन कौन से जानवर के कितने कितने हृदय के कितने चैम्बर होते हैं। ठीक है, अच्छे से तैयार करके जाना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ब्रायोफ्लाइम के पर्ण उपांत पर खांचों में उत्पन्न मुकुल मृदा पर गिरते हैं और नए पादप विकसित होते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनन का एक उदाहरण है? दोस्तों पादप है। अब पादप एक पौधा है, पौधे के दोस्तों आपने देखा होगा, पौधे पर कहीं पर भी आपने पौधा देखा होगा, वहाँ पर जो उसके फल नीचे गिरते हैं ना टूट टूट के, तो वहाँ पर वो गिरते हैं, वो मिट्टी के अंदर दोस्तों अपने आप ही प्रजनन कर लेते हैं। वहाँ पर भी एक जो पौधा होता है ना उसका, वो उगाता है। इसको कहा जाता है दोस्तों ब्रायोफाइलम के उपांत खांचों में मुकुल पदन। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान कि क्या होता है ये। पहले तो दोस्तों प्रजनन के बारे में बात करते हैं। इसका आंसर दोस्तों मैं बता देता हूं, इसका आंसर होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, यानी आपके कायिक प्रवर्तन। इसको हिंदी में कह सकते हैं। वैसे हिंदी में थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही हार्ड लैंग्वेज लगती है, लेकिन आपको इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेना है, इंग्लिश में भी अच्छे से तैयार करना है, जिससे कि बायोलॉजी थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाए। क्योंकि बायोलॉजी को आपको ज़्यादा मैं कह नहीं सकता, सिर्फ बायोलॉजी का इतना है कि आप अगर इंग्लिश में थोड़ा प्रेफर करेंगे उससे अच्छा रहेगा। हिंदी में ना थोड़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है, आपकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन इंग्लिश में अच्छे से आप इसको तैयार करें तो समझ में जरूर आ जाएगी। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये क्या होता है? ये दोस्तों एक अलैंगिक तरीका होता है। इसमें जब कोई पादप होता है, उसके बीज गिरते हैं, तो वो अपने आप ही प्रजनन करने लगते हैं, वो अपने आप ही उग जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों कायिक प्रजनन। ठीक है, ये क्या काम करता है दोस्तों? नए पौधों का जन्म होता है। ब्रायोफाइलम के लिए पर्ण उपांत एक खांचों के उत्पन्न एक मुकुल होता है, इसमें मृदा पर गिरते हैं यानी कि मिट्टी में गिरते हैं, फिर पादप विकसित होते हैं यानी कि छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं। इसको कहा जाता है दोस्तों कायिक प्रवर्धन का एक उदाहरण है। अब मैं इसकी बातें कर लेता हूँ। जैसे आलू की आंखें हैं, और जैसे आलू की आंखें आपने देखा होगा ना अपने घर में, कभी आलू कितने दिन तक रखा रहता है, उसकी अपने आप ही आंखें निकलने लगती है, अपने आप ही वहां से छोटा छोटा सा आपने सफेद सफेद सा देखा होगा, वो निकलने लगता है। इसको कहा जाता है दोस्तों कायिक प्रवर्धन। ठीक है, अब मुकुलन क्या होता है, यानी कि बडिंग क्या होती है? बटिंग होती है दोस्तों, ये भी एक प्रकार की अलैंगिक प्रजनन होती है। जैसे कली में मूस के मृद्धि में उत्पन्न होने लगते हैं, जो कली होती है ना उसमें भी अलग से अपने प्रजनन होने लगता है, एक आकार का बढ़ता होता है, मतलब अपने आप ही आकार बढ़ने लगता है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है पौधों की।
पादपों की यानी कि प्लांट की प्रॉपर्टी होती है, उनको आपको अच्छे से स्टडी करना है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा स्टडी मत करना, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि किस किस चीज़ को क्या क्या कहा जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको एमबीबीएस नहीं बनना है, सिर्फ आपको अच्छे से इसको तैयार करना है, ठीक है। अब इसमें बीजाणु निर्माण का भी मतलब होगा कि जो आपके इंग्लिश में भी आप इसको स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। ये भी एक अलैंगिक प्रक्रिया है, बीजाणु थैली जैसी संरचना के इसके अंदर बनते हैं, ये बीजाणु फैलते हैं और फिर नए जीव को जन्म देते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, राइजोफेरा बीजाणु निर्माण का एक प्रजनन करता है, राइजोफेरा होता है जो। एक होता है दोस्तों रीजनरेशन यानी कि पुनरुत्थान, ये भी एक अलैंगिक प्रक्रिया है। इसका आंसर इसका जो होगा, जैसे प्लेरिया है, ये एक पुनरुत्थान है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आकाश के रंग नीले रंग के लिए कौन सी प्रकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? प्रक्षेपण है, परावर्तन है, अपवर्तन है या प्रकीर्णन है? इसका आंसर दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में, ये तो सभी को पता होगा कि किस प्रकार से स्कैटरिंग होती है और जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। इसको आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर ले दोस्तों। लाइट क्या होती है, आपने देखा होगा लाइट का काम क्या होता है, कैसे करती है लाइट, कैसे मूव करती है, कैसे क्या करती है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। हवा के गैसों और कणों के द्वारा सभी दिशाओं में प्रकाशित होती है, उसको प्रकीर्णन कहते हैं। तब क्या होता है, हमारी आंखों की जो देखने की जो अक्षमता है ना दोस्तों, वो नीले रंग को सबसे ज़्यादा देखती है। अब नीले रंग जब प्रकाश निकलता है, जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, तो उसमें नीला रंग आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। प्रकाश के अंदर नीले रंग की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है उसको देखने की, वो अपने आप हमारी आंखें उसको अपने आप ही देख लेती है। छोटे छोटे रंगों में भी वो मिलती है, तो नीले रंग की सबसे ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से हमें जो प्रकाश का जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। अब जो रेले प्रकीर्णन आपने सुना होगा, रेले जो स्कैटरिंग है नामक घटना से एक आकाश की जो नीला होता है, एक प्रकीर्णन बहुत छोटे छोटे तरंग दैर्ध्यों के आधार पर उसको विद्युत चुंबकीय विकिरण में प्रकीर्णन करता है, यानी स्कैटरिंग करता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? छोटे छोटे अंक होते हैं, तब जाकर के वो जो स्कैटरिंग होती है दोस्तों, प्रकीर्णन होता है, वो हमारी आंखों में एकदम से ऑब्जर्व होता है और हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी का परिमाण 2 मीटर है, लेंस की अक्षमता क्या होगी? दोस्तों लेंस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि लेंस से किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये डायोप्टर के बारे में आपसे पूछा गया है कि उसकी अक्षमता यानी कि उसकी उसकी जो एफिशिएंसी है उसके बारे में आपसे पूछा गया है, उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। P बराबर 1/f, यानी कि आपका जो P होता है 1/f होता है, जो आपका ये इनवर्स होता है किसके, इसके आपके जो फोकस दूरी होती है, जो आपकी फोकस लेंथ होती है, उसके इनवर्स होता है। तो आपको इसमें मान रख देना है। पी का मान आपसे पूछा है, तो आपको फोकस दूरी दी गई है 2 मीटर पर रखी गई है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्या बनेगा दोस्तों? -2 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। तो P बराबर 1/f, यानी कि P बराबर आपको 1/ फोकस जो आपकी लेंथ है उसको रखना है और आपका आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसको कहा जाता है दोस्तों आपका डायोप्टर, यानी कि आपकी लेंस की अक्षमता, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है? डायोप्टर है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार कि जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका क्या आपका रासायनिक सूत्र है, यानी कि केमिकल जो फॉर्मूला है उसका क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा भी इसको कहे जाते हैं, और NaHCO3 होता है, ठीक है। कैल्शियम क्लोरोहिपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर होता है, CaCiO2, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा होता है, NaOH होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सभी के सभी आपको इसमें लिखे हुए हैं, इनका साधारण नाम, इनका रासायनिक नाम, इनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। अगर दोस्तों आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे तभी आप इसके एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाए। अगर मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके बायोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेल से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे तो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें डिफरेंट पूछा जाता है कि उनमें अंतर क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें आप कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में देख लीजिए, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करता है, नहीं करता है, क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का क्षारक होता है। और हाँ, रिएक्शन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उनको रिएक्शन को भी आपको तैयार करना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ इसी प्रकार से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँ, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।